गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। जब भी हम अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो हमारे सामने दो टैक्स रेजिम अवेलेबल होती है, न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम। जब भी हम न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने का सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि इसमें तो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम 35 प्लस ऐसी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होती हैं और जिनका बेनिफिट लेकर आप अपनी इनकम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टैक्स भी सेव हो जाता है और हो सकता है आपकी इनकम इतनी रिड्यूस हो जाए कि आपकी इनकम पर कोई टैक्स ही ना बने। तो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। जब भी हम किसी इनकम को अर्न करते हैं तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि वो इनकम किस हेड की इनकम बनेगी। जैसे कि अगर आपको सैलरी या पेंशन से इनकम मिलती है तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई फ्लैट है जिसको आपने लेट आउट कर रखा है, रेंट पर दिया हुआ है, वहां से आप जो रेंटल इनकम रिसीव करते हैं वो इस हेड की इनकम बन जाती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, वहां से आपको जो इनकम होती है वो थर्ड हेड की इनकम बन जाती है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट को जब आप सेल करते हैं तो जो इनकम होती है वो फोर्थ हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इस हेड की इनकम बन जाती है। अगर आपने अपना बैंक में अकाउंट ओपन करा रखा है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करा रखा है, यहाँ पर कोई आपने डिपॉजिट करा रखी है, तो इन सबकी जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है आपको, या फिर आपने किसी पर्सन को लोन दिया है उसकी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, डिविडेंड की इनकम मिल रही है, फैमिली पेंशन की इनकम है, क्रिप्टो, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग की इनकम है, ये जो सारी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन ये पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। इस इनकम में से हमको न्यू टैक्स रेजिम में भी काफी सारी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है और हमारा टैक्स भी फिर सेव हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी और पेंशन की इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हमको अवेलेबल होती हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी पर्सन के पास जॉब करते हैं तो वहां से आपको सैलरी की इनकम मिलती है। अब इस सैलरी के अलावा वो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको काफी सारे अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी की इनकम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें से कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनकी आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन की वजह से आपकी सैलरी इनकम फिर रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि सबसे पहला अलाउंसेस है डेली अलाउंसेस। तो डेली अलाउंसेस क्या होते हैं कि जब आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अपनी मेन सिटी से हटकर किसी दूसरी सिटी जाना पड़ता है, तो वहां पे आपके रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं वो डेली अलाउंसेस उनको बोला जाता है। तो ये आपकी सैलरी में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन आप जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर वहां रहकर, दूसरी सिटी में रहकर करती हैं, उतनी एक्सपेंडिचर की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड अलाउंसेस है कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है कि आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जब लोकली ट्रेवल करना पड़ता है, ओके, तो उसके लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कन्वेंस अलाउंसेस बोले जाते हैं। अब इसमें से आप जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। थर्ड है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ट्रेवलिंग अलाउंसेस क्या होता है कि जब आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी ऐसे ट्रेवल करना पड़ता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ये जो अलाउंसेस है इनको ट्रेवलिंग अलाउंसेस बोला जाता है। आपकी जो सैलरी है उसमें ऐड हो जाती है, लेकिन आप जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है और आपकी सैलरी रिड्यूस हो जाती है। फिर होती है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये क्या होते हैं, जब आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस
ऑफिस जाने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होते हैं जो कि आपकी सैलरी में ऐड हो जाते हैं। लेकिन जो स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉय होती हैं उनको इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है, और ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस पर नहीं बल्कि 30 to 100 रुपीज पर मंथ की एग्जेम्पशन उनको मिल जाती है, जिससे उनकी सैलरी इनकम रिड्यूस हो जाती है। तो ये 4 ऐसे अलाउंसेस होती हैं जिनकी एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रेजिम में भी मिल जाती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो जब आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, आप किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप पेंशनर हो, हर किसी को न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। ओल्ड टैक्स रेजिम में ये जो डिडक्शन होती है वो होती है 50,000 रुपीज की, राइट। तो जो आपकी सैलरी इनकम होती है उसमें से ये आपके अलाउंसेस माइनस हो जाते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाती है। ये माइनस होने के बाद जो आपकी सैलरी आती है उसी सैलरी पर आपको टैक्स पे करना होता है। इसके बाद बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के बारे में। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट कर रखा है और वहां से आपको रेंटल इनकम मिल रही है, तो वो पूरी रेंटल इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होती, उसमें से भी आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। पहली डिडक्शन क्या है? म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, जिसको बोला जाता है हाउस टैक्स। तो अगर आप एज अ ओनर हाउस टैक्स पे कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, तो आपकी रेंटल इनकम में से ये जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद मिलती है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपकी जो रेंटल इनकम होती है उसमें से 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो मेनली 70% रेंटल इनकम ही आपकी टैक्सेबल होती है। ये डिडक्शन सभी को मिलती है एड हॉक बेसिस पर। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए आपने कोई होम लोन लिया था, उसकी आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी न्यू टैक्स रेजिम में आपको मिल जाती है। अब आपकी जो रेंटल इनकम होती है उसमें से ये जो हाउस टैक्स है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हो होम लोन की इंटरेस्ट, ये माइनस करने के बाद अब जो आपकी नेट रेंटल इनकम आती है उसी पर आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आपका लॉस आ जाता है तो इस लॉस को आप न्यू टैक्स रेजिम में सेट ऑफ या कैरीड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो आपका अलाउड नहीं है। ओके, ओल्ड टैक्स रेजिम में तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हो, आपने उसको लेट आउट नहीं किया हुआ है, उसको एक्वायर करने के लिए आपने होम लोन लिया था, तो उसकी इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता, राइट। तो रेंटल प्रॉपर्टी है जहां से रेंटल इनकम रिसीव हो रही है, उसी की इंटरेस्ट का डिडक्शन, उसी की इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल गेन की इनकम की। तो देखिए होता क्या है, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया हुआ है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को होल्ड किया हुआ है, इन शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को जब आप 1 साल के लिए मिनिमम होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में जब आप सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो 1,25,000 तक, 1,25,000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके बाद में अगर कोई गेन है उस पर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। तो ये जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है। उसके बाद में आपको सेक्शन 54 से 54F की एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। तो देखिए होता क्या है, अगर आपकी लेट सपोज कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आपने 10 साल पहले 10 लाख रुपीज में परचेज किया था और आप आज उसको 1 करोड़ रुपीज में सेल करते हो, तो यहाँ पर आपको 90 लाख रुपीज का गेन हो जाता है। इस गेन पर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है, कैपिटल गेन टैक्स, जो निकलता है अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपीज का। तो होता क्या है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो उसका जो कैपिटल गेन होता है वो लैक्स में आ जाता है, और जिसका जो टैक्स होता है वो भी आपका लैक्स में निकल कर आ जाता है। अब इस टैक्स को आप कैसे सेव कर सकते हो, इसके लिए भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 54 to 54F। आप अपने कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो और फिर उसके बाद में आपका जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। तो ये जो बेनिफिट है वो आपका न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको अवेलेबल हो जाता है, और अपना लाखों रुपए का टैक्स आप इन सेक्शंस को यूज करके सेव कर सकते हो। उसके बाद में आपने सुना होगा कि अब तो प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है बिफोर 23 जुलाई 2024, ठीक है,
23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज की गई है जिसको आप आज सेल करते हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो जो कॉस्ट होती है उस पर महंगाई का एलिमेंट इंक्लूड कर लेकर आते हैं, इंडेक्सेशन बोला जाता है जिसको, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल गेन है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका टैक्स भी रिड्यूस हो जाता है। तो टैक्स सेविंग के लिए जो इंडेक्सेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये 3 बेनिफिट हैं जो आपके न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होते हैं कैपिटल गेन की इनकम पर। उसके बाद में अगर आपको देखो फैमिली पेंशन की इनकम होती है, लेट्स सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स को पेंशन की इनकम रिसीव होती है, तो ये जो इनकम होगी मिस्टर एक्स की सैलरी हेड की इनकम बन जाएगी, ठीक है, और इसमें से इनको 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद में इनकी जो नेट पेंशन आएगी उस पर मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना होगा, राइट। अब लेट्स सपोज मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो मिस्टर एक्स की डेथ के बाद में ये जो पेंशन है वो किसको मिलेगी, मिसेस एक्स को। ये जो इनकम है वो मिसेस एक्स के हैंड्स में पेंशन इनकम नहीं बोला जाएगा बस, बल्कि इस इनकम को बोला जाएगा फैमिली पेंशन इनकम, और ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि ये टैक्सेबल होगी अदर सोर्स की इनकम में। अब ये पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन इनकम, ये भी फुली टैक्सेबल नहीं होगी। इसमें से 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और ₹25,000 विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिसेस एक्स को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी डिडक्शन इनको अवेलेबल हो जाएगी और जो नेट फैमिली पेंशन इनकम होगी इसी पर मिसेस एक्स को टैक्स पे करना होगा, ओके। अब अगर आप सेविंग बैंक में आपने अकाउंट ओपन करा रखा है या फिर डिपॉजिट करा रखा है, तो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम या एफडी की इंटरेस्ट इनकम जब आप रिसीव करते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो वहां पर आपको 3500 रुपीज की एग्जेम्पशन मिल जाती है, और ज्वाइंट अकाउंट होता है तो 7000 रुपीज की एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है, मतलब 3500 ईच की। उसके बाद में कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि फुली एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है केवल तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है, मैच्योरिटी अमाउंट, फुली एग्जेम्प्ट होता है। कंडीशन ये है कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक का होना चाहिए। उसके बाद में आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ईयरली इंटरेस्ट जो क्रेडिट होती है इस फंड में वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। फिर इनका जो मैच्योरिटी हो जाती है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी हो जाती है, मैच्योरिटी पर आपको जो अमाउंट रिसीव होता है लमसम अमाउंट वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो उसकी जो इंटरेस्ट आपको मिलती है ईयरली वो भी फुली एग्जेम्प्ट होती है। मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट रिसीव होता है किसका, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी पर अमाउंट रिसीव होता है वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। इसके बाद में अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है जिसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा रखा है, इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है फुली एग्जेम्प्ट होती है। मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट रिसीव होता है फुली एग्जेम्प्ट होता है। इसके बाद में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट के नोटिफाइड टैक्स फ्री बॉन्ड्स में, उससे आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो भी फुली एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद में अगर आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा है, अपने मम्मी पापा से, दादी दादा से, बहन भाई से, अपने चिल्ड्रन से, तो जो गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट चाहे करोड़ों का ही क्यों ना हो फुली एग्जेम्प्ट होता है, किसी भी तरह का गिफ्ट हो, कुछ भी हो। इसके बाद में आपको नॉन रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलता है, अपने फ्रेंड से मिल रहा है या फिर अपने कजन से जो गिफ्ट मिल रहा है, कजन नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, इनसे जो गिफ्ट मिल रहा है अगर आपको एक साल में अप टू ₹50,000 तक का गिफ्ट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। 50,000 से ज्यादा का अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो फिर आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी मैरिज हो रही है तो मैरिज के ओकेजन पर आपको गिफ्ट मिलता है, चाहे रिलेटिव से चाहे नॉन रिलेटिव से, आपको जो भी गिफ्ट मिलता है अपनी मैरिज पर वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। अब अगर आपको विल और इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, अगर रिलेटिव से मिलेगी तो वो तो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन नॉन रिलेटिव से भी अगर आपको विल में कोई प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपको लोकल अथॉरिटी से, रजिस्टर्ड ट्रस्ट से या फिर इंस्टीट्यूशन से कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे कि अगर फ्लड आ गया तो लोकल अथॉरिटी से जो कि आपको फ्लड रिलीफ कंपनसेशन मिलता है फुली एग्जेम्प्ट होता है। स्कॉलरशिप मिल रही है आपको हायर स्टडीज के लिए किसी नोटिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, फुली एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपको गवर्नमेंट से
कोई गिफ्ट मिलता है, प्राइज मिलता है, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, ओके, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, आप वहां से पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयर रेशो आपको मिलता है, वो आपके हैंड्स में फुली एग्जेम्प्ट होता है, आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। इसके बाद अगर आप रिटायर होते हैं अपनी जॉब से, तो भी आपको काफी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जो आपको अमाउंट मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो अप टू ₹5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक का अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। लीव इनकैशमेंट अगर आपको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फुली एग्जेम्प्ट होता है, प्राइवेट एम्प्लॉई है तो मैक्सिमम 25 लाख की एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है। उसके बाद में ग्रेचुइटी आप रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम 20 लाख की ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट हो जाती है। लमसम या कम्यूटेड पेंशन आपको जब रिसीव होती है, लमसम पेंशन जो रिसीव होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट होती है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एक सर्टेन लिमिट तक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्पशन मिल जाती है। उसके बाद में बात आती है डिडक्शंस की, जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है। ओल्ड टैक्स रेजिम में तो काफी सारी डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाता है, न्यू टैक्स रेजिम में 3 डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले सेक्शन 80CCD सबसेक्शन नंबर 2, मतलब आपका एम्प्लॉयर जो न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंसेस। उसके बाद है सेक्शन 80CCH, तो अगर आप अग्निवीर हैं, अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जितना भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे फुली डिडक्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आता है सेक्शन 80JJAA, ये एक एडिशनल डिडक्शन होती है जो कि बिजनेसमैन के लिए ही अवेलेबल होती है। अगर आप न्यू एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, तो आपको ये एडिशनल डिडक्शन भी मिल जाती है 80JJAA की। ओके, उसके बाद में ये सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को माइनस करने के बाद आपकी क्या आ जाती है? नेट इनकम। ठीक है, तो जब इनकम की कैलकुलेशन करेंगे सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को माइनस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगी? नेट इनकम। अब ये नेट इनकम अगर आपकी अप टू ₹4 लाख है, ठीक है, तो आपकी जो भी इनकम थी माइनस करने के बाद में वो इनकम कितनी आई? 4 लाख रुपीस तक आपकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रेजिम में इस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपकी टोटल इनकम, ये जो नेट इनकम होती है वो 4 लाख से ज्यादा होती है बट अप टू ₹12 लाख होती है। ध्यान दें, सैलरीड और पेंशनर्स, हम ये जो 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी की सारी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को हटाने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस तक आती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है और इवेंचुअली आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। ओके, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस से स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, मतलब 12 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाती है, लेट्स सपोज आपकी इनकम आ जाती है 12,10,000 रुपीस, तो इस पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 61,500 का, राइट। तो अगर 12 लाख तक की हमारी इनकम होती तो हमारा जो टैक्स होता वो 0 होता। इनकम कितने से इंक्रीज हुई? 10,000 से इनकम इंक्रीज हुई, हमारा जो टैक्स है वो आ रहा है 61,500 का। तो इस वाले केस में जो हमारा टैक्स है वो कितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा? 10,000 रुपीज का टैक्स हमको पे करना होगा और बाकी का जो 51,500 रुपीज है इसकी हमको क्या मिल जाएगी? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट क्या कर देगी? माफ कर देगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज जो नेट इनकम आती है वो आती है 12,70,000 रुपीज की। जब हम इस पर न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 70,500 रुपीज का। अब यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम होती तो टैक्स 0 होता, 70,000 रुपीज से इनकम इंक्रीज हुई तो टैक्स हमारा कितना बन रहा है? 70,500 का। तो यहाँ पर टैक्स कितना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? 70,000 रुपीज तक, और 500 का क्या मिल जाएगा यहाँ पर? मार्जिनल रिलीफ। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है इसका बेनिफिट केवल न्यू टैक्स रेजिम में दिया गया है, ओल्ड टैक्स रेजिम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये बेनिफिट किसमें? केवल और केवल न्यू टैक्स रेजिम में। ओल्ड टैक्स रेजिम में तो अगर आपके 5 लाख रुपीस तक की इनकम होती है तभी आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलता है और आपका टैक्स 0 होता है। जबकि न्यू टैक्स रेजिम में ये जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है, 12 लाख तक की इनकम है तब आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। और ये जो 12 लाख रुपीस है ना वो सारी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को माइनस करने के बाद है। मतलब अगर आपकी इनकम
12 लाख रुपीज से काफी ज्यादा है। और आप ये जो जितनी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को डिस्कस किया है, इन सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज तक आती है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। और 12 लाख रुपीज से ज्यादा भी हो जाती है तो भी न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट तो दिया ही जा रहा है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको आई कार्ड में दिख जाएगा। तो ये थी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जिनका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल होता है और जिसको ऑप्ट करके आप अपनी इनकम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।